साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन, ये जो टॉपिक बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक के सिलेबस में दिया गया है, आखिर क्यों दिया गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से विद्यालय में सामंजस्य बिठाना चाहिए। विद्यालय एक संगठन है और उसके घटक कौन कौन से हैं, उन घटकों के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए ताकि बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध हो, और इनसे जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां हम लोग विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से ग्रहण करेंगे। तो देखते हैं विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न जो है वो है कि समाज का औपचारिक अधिगम केंद्र, जहां बच्चों को एक निर्धारित पाठ्यचर्या के अंतर्गत शैक्षणिक माहौल में सीखने सिखाने का निरंतर कार्य चलता रहता है, निम्न में से क्या कहलाता है। वो परिवार है या विद्यालय है, समाज है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये बिल्कुल ही हम लोग जो दिनचर्या जो हमारा है एक शिक्षक होने के नाते, पाठ्यचर्या जो है और किस प्रकार से वो उस पाठ्यचर्या का एक भवन के अंतर्गत, एक संस्थान के अंतर्गत किस प्रकार से संपादित किया जाता है और किस प्रकार से किया जाना चाहिए, एक शिक्षक में क्या बदलाव आना चाहिए नवाचार के अंतर्गत, ताकि प्रभावी तरीके से शिक्षण अधिगम कार्य का संपादन हो सके, किस प्रकार से समुदाय का सहयोग, किस प्रकार से अभिभावक का सहयोग लिया जाना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों का दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए, शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है, प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और प्रधान शिक्षक का क्या काम है, सारी बातों की चर्चा हम लोग अभी के वीडियो में करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर होगा विद्यालय। कारण विद्यालय समाज का औपचारिक अधिगम केंद्र है, जहां औपचारिक रूप से अधिगम का कार्य किया जाता है, जहां बच्चों को एक निर्धारित पाठचर्या के अंतर्गत शैक्षणिक माहौल में सीखने सिखाने का निरंतर कार्य चलता रहता है। चलिए, अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है। कौन एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है जिसकी स्थापना एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसके उद्देश्यों की उत्पत्ति शिक्षा और समाज के मध्य बने संबंध से होती है, जहां समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति का निर्माण करना चाहता है। समाज चाहता है कि ऐसे व्यक्ति का निर्माण हो जो समाज को पसंद आए, जो समाज के अनुरूप हो, है ना, यानी वो सभ्य और सुसंस्कृत हो। और ऐसे व्यक्ति का निर्माण कहां होता है? परिवार, समाज, विद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा विद्यालय। क्योंकि एक संस्था की बात हो रही है तो परिवार संस्था नहीं है, समाज संस्था नहीं है, संस्था इसमें से क्या है? विद्यालय है। आइए आगे देखते हैं कि निम्न में से किसके अंतर संबंध से, किसके अंतर संबंध की बात हो रही है। उत्पन्न विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय के रूप में औपचारिक संस्था को गठित किया गया है। फिर यहां आ गया औपचारिक और संस्था।
किसके सहयोग से, किसके अंतर संबंध से? शिक्षा और समाज, विद्यालय और परिवार, परिवार और समुदाय, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा शिक्षा और समाज। ये शिक्षा और समाज के अंतर संबंध से उत्पन्न विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय के रूप में औपचारिक संस्था को गठित किया गया है। इसलिए सही आंसर होगा शिक्षा और समाज। क्योंकि बिना समाज के सहयोग से, बिना समूह के प्रयास से, यानी सामूहिक प्रयास के बिना शिक्षा संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा और समाज के अंतर संबंधों की बात हो रही है और अंतर संबंधों से जो उत्पन्न विभिन्न उद्देश्य है, इसी की प्राप्ति के लिए विद्यालय को एक औपचारिक संस्था के रूप में गठित किया गया है। ये हम लोग जान रहे हैं कि विद्यालय का गठन का उद्देश्य क्या है। फिर जो है विद्यालय किस प्रकार से एक संगठन है और विद्यालय के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे कि किस प्रकार से कार्य किया जाता है जो कि प्रभावी तरीके से अधिगम का कार्य हो सकता है। आइए निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। विद्यालय संगठन की अपनी एक विशेष संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न अंग हैं। अब देखिए, पहले हम लोग सत्य कथन की पहचान कर लें, फिर उस पर बात करेंगे। विद्यालय संगठन की संरचना के विभिन्न अवयवों या अंगों में प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, विद्यालय प्रबंध समिति, समुदाय इत्यादि प्रमुख हैं। विभिन्न अंगों की एक निश्चित भूमिका होती है जो अपने कार्यों के द्वारा पूरे संगठन के सुचारू संचालन में योगदान देते हैं, या उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कहिए क्यों? पहला आते हैं कि विद्यालय संगठन की अपनी एक विशेष संरचना होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न अंग आते हैं। विद्यालय एक क्या है? संगठन है, और इसकी एक क्या है? संरचना होती है, इसका एक उद्देश्य होता है। तो आइए, विद्यालय संगठन की संरचना के विभिन्न अवयव या अंग कौन कौन हैं? विद्यालय एक संगठन है, एक संस्था है, लेकिन इसके अवयव कौन हैं? कंपोनेंट कौन है? किस पर यह विद्यालय बना है? किससे मिलकर के बना है विद्यालय? तो प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, विद्यालय प्रबंध समिति या विद्यालय शिक्षा समिति, जिसको VSS भी कहते हैं, समुदाय इत्यादि प्रमुख हैं। अब है यहां पर एक जानकारी हम लोग ले रहे हैं कि विद्यालय संगठन के अवयव या अंग कौन कौन हैं। तो वो हैं प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, समुदाय, विद्यालय शिक्षा समिति और उसके सदस्य, कहिए, है ना। ये सब जो है वो इसके विद्यालय संगठन के अंग हैं। विभिन्न अंगों की एक निश्चित भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक की भूमिका होती है, शिक्षकगण की भूमिका होती है, विद्यार्थीगण की भूमिका होती है, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की भूमिका होती है, समुदाय की भूमिका होती है ना। और जो अपने कार्यों द्वारा पूरे संगठन के सुचारू संचालन में योगदान देते हैं। जो भी विद्यालय संगठन के अवयव हैं, अंग हैं, ये सभी का एक योगदान होता है, एक निश्चित भूमिका होती है, और सबों के योगदान के फलस्वरूप ही विद्यालय एक संगठन है, विद्यालय का अस्तित्व है, विद्यालय का उद्देश्य है, विद्यालय अर्थ युक्त है, विद्यालय का एक अर्थ है, विद्यालय की महत्ता है जिसमें सबों की भागीदारी है। हम लोग आगे देखेंगे सबका क्या क्या योगदान है, सबका क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, किस प्रकार से सहयोग एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित करके और विद्यालय संगठन, विद्यालय संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है। चलिए आगे है कि विद्यालय की समूह व्यवस्था। अभी हम लोगों ने देखा
कि विद्यालय का अंग जो है वो कौन कौन है। विद्यालय के अंग कौन कौन है, अवयव कौन कौन है। तो विद्यालय के अवयव सबसे पहले HM हैं, हेडमास्टर महोदय, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य जो हम लोग बनने जा रहे हैं। अभी भी हम साथियों में से कुछ शिक्षक भाई, कुछ शिक्षिका बहना इस पद पर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रभारी ही क्यों ना हो, अपनी जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। दूसरे हैं कौन, शिक्षक। तीसरा है विद्यार्थी। इसके बाद है VSS, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य और समुदाय। इसके अलावे भी इसके अंग हैं जिसके सहयोग से, जैसे अभिभावक हैं, समाज है, पदाधिकारीगण हैं, जो कि कुछ ये प्रशिक्षण संस्थान के कर्मी हैं, कुछ हैं जो कि सिलेबस बनाने वाले हैं, किताब छापने वाले हैं, और कुछ सहयोगी कर्मी हैं, विद्यालय गार्ड हैं, नाइट गार्ड, रसोइया हैं, सफाई कर्मी हैं। सारे विद्यालय के अंग हैं और सबके योगदान से क्या होता है, विद्यालय का एक अर्थ है, विद्यालय का एक उद्देश्य है और विद्यालय की महत्ता है। तो आइए यहां पर जो प्रश्न है कि विद्यालय समूह व्यवस्था, समूह व्यवस्था में ये सब आते हैं। एक अति कौन सी व्यवस्था है, सरल व्यवस्था है, जटिल व्यवस्था है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कि विद्यालय की जो समूह व्यवस्था है वो एक अति जटिल व्यवस्था है। आज हम लोग इस वीडियो में उस जटिल व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय का संरचना किस प्रकार होता है, विद्यालय का उद्देश्य क्या है ना, और किस प्रकार से विद्यालय समूह में जो लोग भी आते हैं उनके बीच किस प्रकार से एक सामंजस्य स्थापित करके और हम लोग प्रभावी तरीके से अधिगम का कार्य कर सकते हैं। आइए अब है जिसका इंतजार हमें है, जिसके लिए हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य प्रश्न है कि हम लोगों का उद्देश्य है प्रधान शिक्षक बनना। तो आखिर प्रधान शिक्षक के कार्य इसमें से क्या क्या है, नेतृत्व करना, शैक्षणिक प्रबंधन करना, योजना क्रियान्वयन, पाठचर्या संचालन, निर्देशन, वित्तीय निरीक्षण, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कारण एक प्रधानाध्यापक का, एक प्राचार्य का, एक हेडमास्टर का ये सारा कार्य है और इसके अलावे भी बहुत सारा कार्य है। सबसे पहला है नेतृत्व करना, शैक्षणिक प्रबंधन करना, चेतना सत्र से लेकर के कक्षा कक्ष का संचालन करवाना, समय सारणी का निर्माण करवाना, घंटी बजवाना, घंटी के हिसाब से सारे वर्ग कक्ष में शिक्षक को उपलब्ध करवाना, कौन शिक्षक किस विषय से संबंधित हैं उसको निर्धारित करना और सही तरीके से प्रबंधन का कार्य, यानी एक मैनेजर की भूमिका में कार्य करना प्रधानाध्यापक का कार्य है। इसके अलावा योजना का क्रियान्वयन करना, कोई भी काम बिना योजना बनाए, बिना प्लान्ड वे में किए
वो सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होता है। इसलिए प्रधानाध्यापक का कार्य है योजना का क्रियान्वयन करना, पाठ्यचर्या का संचालन करना। चेतना सत्र से लेकर के छुट्टी तक जो भी पाठ्यचर्या है, भोजन करवाना, खेल गतिविधि का आयोजन करवाना, घंटी बजवाना, घंटी के हिसाब से क्लास का संचालन, वर्ग संचालन करवाना, कौन से शिक्षक किस क्लास में जाएंगे इसको निर्धारित करना। इसके बाद है निर्देशन का कार्य, वित्तीय निरीक्षण। चूंकि एक संस्थान का भवन निर्माण से लेकर के आपका बहुत सारा सामग्री का व्यवस्था किया जाता है और उस व्यवस्था के लिए वित्तीय आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसका निरीक्षण भी करना, शिक्षण अधिगम का कार्य करना। देखिए, पहले प्रधानाध्यापक एक शिक्षक हैं। पहले प्रधानाध्यापक क्या हैं? शिक्षक हैं, और बाद में वह क्या हैं? प्रशासक हैं। इस चीज को समझना होगा कि पहले शिक्षक, बाद में प्रशासक। ये नहीं है कि हम प्रधानाध्यापक हैं तो हमारा काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है। इसलिए कि पहले हम क्या हैं? शिक्षक हैं, और तब हैं प्रशासक की भूमिका में कि हम एज ए प्रशासक हैं। फिर बच्चों का मूल्यांकन भी करना है, शिक्षकों का मूल्यांकन करना है कि जो भी हम नेतृत्व कर रहे हैं, निर्देशन का कार्य कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन भी करना है। यानी कि उपरोक्त सभी, इसके अलावे भी प्रधानाध्यापक का कार्य बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। समूह से, समाज से सामंजस्य बैठाना, पदाधिकारी और प्रखंड स्तर के कार्यालय, जिला स्तर के कार्यालय से भी सामंजस्य बैठाना, इधर सारे शिक्षकों से भी सामंजस्य बैठाना, सबके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना, बहुत सारा कार्य है प्रधानाध्यापक का, इसके अलावे भी। तो चलिए, यहाँ पे तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है कि अध्यापक का, जो अभी हम लोग हैं, तो एक अध्यापक का क्या कार्य है, शिक्षक का क्या कार्य है, जो अभी वर्तमान में हम लोग विद्यालय में कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन कार्य है? शिक्षण अधिगम कार्य है, वृत्तिक विकास है, क्रियात्मक अनुसंधान है, प्रबंधनात्मक कार्यकलाप है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि एक शिक्षक का कार्य है शिक्षण अधिगम कार्य करना, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य। इसके अलावे वृत्तिक विकास। आखिर वृत्तिक विकास क्या है? वृत्तिक विकास है अपना वृत्ति का विकास करना, अपना पेशा का विकास करना, यानी कि प्रशिक्षण समय समय पर लेते रहना। और जो विभाग के द्वारा, क्योंकि शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और समवर्ती सूची पर किसका अधिकार होता है? समवर्ती सूची पर किसका अधिकार होता है? केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। अब है कि इसके द्वारा भी कुछ मानदंड का निर्धारण किया जाता है, कुछ राज्य के द्वारा भी मानदंड का निर्धारण किया जाता है, और उसके हिसाब से समय समय पर जो मानदंड का निर्धारण किया जाता है, समय समय पर जो डेवलपमेंट होता है, बदलाव होता है, जिसको कि नवाचार शब्द से हम लोग नवाजते हैं कि नवाचार, शिक्षा में जो नवाचार है, बदलाव क्या आया, शिक्षक को किस प्रकार से बदलते समय के हिसाब से अपने स्वरूप को भी बदलना, अपने आप को उस हिसाब से ढालना, यानी वो वृत्तिक विकास के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक अनुसंधान, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो क्या प्रभावी है कि नहीं, उसका मूल्यांकन करते हुए उस पर अनुसंधान भी करना है। प्रबंधनात्मक कार्यकलाप,
विद्यालय में प्रबंधन का भी कार्य होता है और उसके कार्यकलाप में भी एक शिक्षक की बिल्कुल 100% भूमिका होनी चाहिए और होती है, और वो भी कार्य किसका है? शिक्षक का है। इसलिए यहां पर उपरोक्त सभी होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं कि सहायक कर्मी के कार्य निम्न में से कौन से हैं। अब हम लोग देखिए, विद्यालय संगठन का जो अंग है, विद्यालय के जो अंग हैं, एचएम का कार्य क्या था, प्रधानाचार्य का, वो देखा। शिक्षक का कार्य क्या है, वो देखा। विद्यालय के तीसरा जो अंग है सहायक कर्मी, इनके क्या कार्य है? तो संसाधन आपूर्ति तथा रखरखाव करना, सुरक्षा करना और अन्य सारा कार्य है। जैसे सहायक कर्मी में आपके रसोइया आते हैं, सफाई कर्मी आते हैं। रसोइया का काम है एमडीएम तैयार करना, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन। आपका जैसे नाइट गार्ड है तो उसका सब सुरक्षा प्रदान करना है। संसाधन की बहुत सारे लोग आपूर्ति करने वाले हैं, उसका रखरखाव करने वाले हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं, विद्यार्थी का क्या कार्य है? विद्यार्थी का क्या कार्य है? क्योंकि विद्यार्थी के लिए ही विद्यालय का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो विद्यार्थी भी एक महत्वपूर्ण अंग है विद्यालय का। तो विद्यार्थी का क्या कार्य है? तो कक्षागत व्यवस्था करना है, स्व अनुशासन में रहना है, प्रबंधनात्मक सहभागिता यानी प्रबंधन करने में, मैनेजमेंट करने में अपना सहभागिता सुनिश्चित कराना है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, कि विद्यार्थी का जो कार्य है वो कक्षागत व्यवस्था, स्व अनुशासन और प्रबंधनात्मक सहभागिता को सुनिश्चित करना है। चलिए अब आइए, विद्यालय शिक्षा समिति, ये भी विद्यालय के महत्वपूर्ण अंग हैं। विद्यालय शिक्षा समिति या प्रबंधन समिति VSS के कार्य निम्न में से क्या है? विद्यालय संसाधन प्रबंधन, विद्यालय का निरीक्षण करना, विद्यालय को सुझाव देना, योजना का क्रियान्वयन करना, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कारण VSS का, विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य क्या है? विद्यालय संसाधन का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, उसकी देखरेख करना, निरीक्षण करना विद्यालय का कि HM समय पर आते हैं कि नहीं, शिक्षक समय पर आते हैं कि नहीं, और आते हैं तो समय से वो समय सारणी के हिसाब से काम करते हैं कि नहीं। सुझाव भी देना कि अगर बच्चे, नामांकित बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और बहुत सारी जो योजना है उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होना चाहिए। यहां तक कि विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य विद्यालय में शिक्षक के अगर कमी है, अनुपस्थिति में, वो शिक्षण कार्य में भी मदद करते हैं। तो ये सब काम हो गया किसका? VSS का, विद्यालय प्रबंधन समिति का। आगे बढ़ते हैं कि समुदाय भी विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो समुदाय का क्या कार्य है? हम लोग प्रश्न दर प्रश्न आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी का रिवीजन करते जा रहे हैं, ताकि परीक्षा में कहीं से कोई परेशानी ना हो। हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को का हल करने में सक्षम हो पाए। शैक्षणिक अपेक्षाएं, देखिए समुदाय का क्या कार्य है? शैक्षणिक अपेक्षाएं है विद्यालयी सहभागिता, अभिभावक संघ, सामाजिक जागरूकता, उपरोक्त सभी। तो समुदाय का ये सभी कार्य है। क्या कार्य है? तो शैक्षणिक अपेक्षाएं। समुदाय विद्यालय से ऐसे बच्चों का निर्माण करने की अपेक्षा रखते हैं जो समुदाय को स्वीकार्य हो। विद्यालय में सहभागिता,
सुनिश्चित करना, विद्यालय को सहयोग करना, अभिभावक संघ का निर्माण करना, सामाजिक जागरूकता का कार्य करना। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके अभिभावकों में शिक्षा के प्रति, शिक्षा की महत्ता की जानकारी देना, ये सब काम समुदाय का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक संस्थाएं, अकादमिक व प्रशासनिक, ये भी क्या है, विद्यालय का अंग है। तो इसका क्या कार्य है? शैक्षणिक प्रशासन व प्रबंधन का कार्य करना, नीति निर्माण व निर्देशन का कार्य करना, वित्त व्यवस्था व पाठचर्या निर्माण का काम करना, अध्यापक प्रशिक्षण व वृत्तिक विकास करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए शैक्षणिक संस्थाएं का ये उपरोक्त सभी कार्य है, जो कि क्या क्या करता है, तो शैक्षणिक प्रशासन व प्रबंधन का कार्य करता है, नीति निर्माण का काम करता है और निर्देशन का कार्य करता है, वित्त व्यवस्था का काम करता है और पाठचर्या का निर्माण करता है। क्योंकि जो सरकारी विद्यालय हैं वो राज्य स्तर पर संचालित होते हैं और राज्य मुख्यालय से पाठचर्या निर्माण और निर्देशन का कार्य किया जाता है, नीति निर्माण का कार्य किया जाता है, वित्त व्यवस्था का कार्य किया जाता है। अब है अध्यापक प्रशिक्षण और वृत्तिक विकास, जिस पर अभी चर्चा कर रहे थे, वो भी काम किसका करना है, शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डाइट कॉलेज जिसको बोलते हैं, और इससे संबंधित बहुत सारा महाविद्यालय है, संस्थान है, जिसका काम है अध्यापक प्रशिक्षण देना और वृत्तिक विकास करना। यानी कि शैक्षणिक संस्थाएं का जो कार्य है वो उपरोक्त सभी कार्य हैं। अब है कि विद्यालय में अभी हम लोग देखें कि विद्यालय का अंग कौन कौन सा है। प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, विद्यालय प्रबंधन समिति या विद्यालय शिक्षा समिति, इसके अलावा समुदाय, फिर जो है शैक्षिक संस्थाएं, ये सभी विद्यालय के अंग हैं। विद्यालय एक संगठन की भूमिका में है और उस संगठन के नीचे ये सब अंग है जिस पर विद्यालय अवस्थित है। अब आइए कि विद्यालय के अंतर्गत कौन सा संसाधन है। अब संसाधन कहते किसको है? वे साधन, वे वस्तुएं जिसका हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वो सभी क्या हैं? संसाधन हैं। संसाधन का बहुत सारा टाइप हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, समापनी संसाधन, असमापनी संसाधन। लेकिन अब जो विद्यालय के अंतर्गत संसाधन हैं उसमें कौन कौन संसाधन है? भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन या उपरोक्त तीनों? तो वो आंसर होगा उपरोक्त तीनों। क्योंकि विद्यालय में क्या है? भौतिक संसाधन भी है, मानव संसाधन भी है और वित्तीय संसाधन भी है। तो वो क्या है? भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? भवन है ना, शौचालय की सुविधा, जल की सुविधा, बिजली की सुविधा, बैठने की व्यवस्था, फर्नीचर जो भी है, उपस्कर जो भी है, वो सब भौतिक संसाधन है। मानव संसाधन में क्या क्या है? तो प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, सहकर्मी, ये सब क्या है? मानव संसाधन। वित्तीय संसाधन क्या क्या है? धन, रुपया पैसा जो भी है वो वित्तीय संसाधन है। यानी विद्यालय में ये तीनों संसाधन होते हैं। अब और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बात।
चलिए, भौतिक संसाधन निम्न में से कौन सा है? भौतिक संसाधन विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, पुस्तकें, फर्नीचर, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, जिस पर अभी चर्चा कर रहे थे कि भौतिक संसाधन विद्यालय भवन है, कक्षा कक्ष क्लासरूम है, पुस्तकालय लाइब्रेरी जहां पुस्तकें रखी होती है, जो भी पुस्तकें हैं या फिर फर्नीचर है, बेंच डेस्क कुर्सी टेबल जो भी है वो सब है, यानी कि सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए, इसके बाद देखते हैं मानव संसाधन, है ना। मानव संसाधन निम्न में से कौन कौन है? अभी चर्चा किए थे, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, रसोइया, अभिभावक, पदाधिकारीगण या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मानव संसाधन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, है ना, रसोइया, अभिभावक और पदाधिकारीगण सभी आते हैं। आगे है कि वित्तीय संसाधन, अभी जिस पर बात हो रही थी कि वित्तीय संसाधन निम्न में से कौन सा है? विद्यालय विकास राशि, बहुत सारा मद का पैसा विद्यालय को प्राप्त होता है विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन के लिए, प्रबंधन के लिए, है ना। तो विद्यालय विकास राशि, रख रखाव और मरम्मत राशि जिसको कंटीजेंसी कहते हैं, टीएलएम सामग्री राशि, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए जो राशि उपलब्ध होता है, मध्याह्न भोजन एमडीएम से संबंधित राशि और निर्माण कार्य से संबंधित राशि, जिससे विद्यालय भवन या जो भी कार्य किया जाता है वो आपका निर्माण कार्य से संबंधित जो राशि आता है उससे किया जाता है, यानी सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आइए कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। विद्यालय का उत्थान व विकास प्रधानाध्यापक की क्षमता तथा योग्यता पर बहुत हद तक निर्भर करता है। विद्यालय की हर गतिविधि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रधानाध्यापक की भूमिका अवश्य होती है। प्रधानाध्यापक के कर्तव्यों को बहुआयामी कहा जा सकता है या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, सही जो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी जो भी ऊपर में दिया हुआ है कथन वो बिल्कुल ही सही है। कारण विद्यालय का उत्थान और विकास किस पर निर्भर करता है? प्रधानाध्यापक पर निर्भर करता है। ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी भरा पद है ना। तो प्रधानाध्यापक की क्षमता और उनके योग्यता पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम लोग शिक्षक हैं, उस विद्यालय का उस पूरे सीआरसी स्तर पर या फिर प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर चर्चा होती है, जिनके प्रधानाध्यापक क्या होते हैं? योग्य होते हैं, उनकी क्षमता जो है वो चर्चा करने योग्य होते हैं। तो विद्यालय का उत्थान और विकास प्रधानाध्यापक की क्षमता और उनके योग्यता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। विद्यालय की हर गतिविधि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रधानाध्यापक की भूमिका अवश्य होती है। विद्यालय के अंतर्गत जो भी गतिविधियां का संपादन होता है उसमें प्रधानाध्यापक की भूमिका अवश्य होती है। प्रधानाध्यापक के कर्तव्यों को बहुआयामी कहा जाता है, क्योंकि इनका बहुत सारा कार्य है, बहुत सारी जिम्मेवारी इनके माथे पर है, इसलिए बहुआयामी कहा जा सकता है, यानी कि सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अब आगे आइए कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। विद्यालय में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी पाठचर्या को शिक्षकों के सक्रिय सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। विद्यालय के विभिन्न संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व है।
या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहां भी सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहां पर जो है शिक्षक वो था प्रधानाध्यापक से रिलेटेड बातें, कथन स्टेटमेंट, चूंकि रहेगा परीक्षा में भी इस तरह का कथन और दिया रहेगा ए बी की का व्याख्या करता है, ए और बी दोनों सही है, ए बी की व्याख्या नहीं करता है, इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न रहेगा। तो हम लोग पहले फैक्ट्स को जानेंगे तो इस तरह का भी प्रश्न का हल आसानी से कर सकेंगे। अब है कि विद्यालय में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक सिर्फ प्रधानाध्यापक महोदय चाहेंगे कि हम अपने से सारा कार्य कर लें तो संभव नहीं है। किसी भी पाठचर्या को शिक्षकों के सक्रिय सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। किसी भी पाठचर्या को यानी स्कूल का जो दैनिक कार्य है उसको सफल बनाने के लिए शिक्षकों की सक्रिय सहयोग होना अति आवश्यक है। इसलिए हम शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि पाठचर्या को क्या करें, अपना सक्रिय सहयोग करके उसको सफल बनावें। विद्यालय के विभिन्न संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि विद्यालय में जो भी उपलब्ध संसाधन हैं उसका सही तरीके से उपयोग करें, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय के निर्माण से लेकर उसके दैनिक कार्यों के निर्वहन के लिए निम्न में से कौन से संसाधन की आवश्यकता पड़ती है? मानव संसाधन, वित्त संसाधन, भौतिक संसाधन, इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने देखा कि विद्यालय में 3 प्रकार के संसाधन होते हैं, मानव संसाधन, वित्त संसाधन और भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन ही कहिए विद्यालय निर्माण से लेकर उसके दैनिक कार्य निर्वहन के लिए, तो विद्यालय निर्माण तो भौतिक संसाधन है, तो इसके लिए कौन सा संसाधन का जरूरत पड़ता है? तो वित्त संसाधन का जरूरत पड़ता है। सही आंसर होगा वित्त संसाधन, यानी राशि, पैसा, अर्थ। अब है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पहले ही VVI कर देते हैं कि प्रभावी शैक्षणिक विकास के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए? सकल घरेलू उत्पाद क्या है? ग्रोज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। यानी कि सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि एक वित्तीय वर्ष में, अपने यहां एक वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो 2024-25, 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हुआ। 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होकर के ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2025 तक। ये एक क्या हो गया? वित्तीय वर्ष हुआ। और इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत पूरे देश में जो भी आमदनी हो रहा है, जो भी इनकम हो रहा है, उसी इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? GDP कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब उस आमदनी का कुल मिलाकर के सीधा सीधी बात करिए कि देश का जो कुल आमदनी है पूरे साल भर में, उस आमदनी का कम से कम कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए? क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, दोनों नियम बना सकता है, दोनों वित्तीय सहयोग दे सकता है, दोनों ही मैंने जो है इस विभाग का क्रियान्वयन पर अपनी अपनी सहमति दर्ज करा सकता है। तो कितना प्रतिशत पूरे GDP का
खर्च कर सकता है 8%, 5% खर्च होना चाहिए, 10% खर्च होना चाहिए या फिर 6% खर्च होना चाहिए? तो सही आंसर है 6%। यानी कि अगर 100 रुपया जीडीपी है तो उसमें से 6 रुपया शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। तब क्या होगा कि प्रभावी शैक्षणिक विकास हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानकों का प्रभाव विद्यालय के किन पक्षों पर पड़ता है? विद्यालय भवन का स्वरूप पर, विद्यालय में अनिवार्य रूप से होने वाली सुविधाएं पर, न्यूनतम शिक्षकों की संख्या पर, या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। देखिए, एक मानक होना कोई भी चीज के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो एक अति आवश्यक संस्थान है, विद्यालय एक संगठन है। तो इसके लिए अगर मानक का निर्धारण नहीं किया जाएगा तो प्रभावी तरीके से शिक्षण अधिगम कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मानकों का प्रभाव विद्यालय भवन के स्वरूप पर पड़ता है। जितने भी विद्यालय हैं सबका निर्माण एक तरह से किया गया है। हम लोग बाहर से ही देख करके पता कर लेते हैं कि ये विद्यालय ही है, किसी का भवन नहीं है। विद्यालय में अनिवार्य रूप से होने वाली जो भी सुविधाएं हैं वो मानक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। शिक्षकों की न्यूनतम जो है वो संख्या, एक मानक का निर्धारण किया गया है कि 30 बच्चे अगर हैं तो वहां एक शिक्षक होगा, ये एक मानक है। तो ये सब जो है मानकों का प्रभाव जो है वो विद्यालय के इन सभी पक्षों पर पड़ता है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। विद्यालय की संस्कृति और संगठनात्मक पहलू एक जटिल कॉम्प्लेक्स है। विभिन्न घटकों के समावेशन से ही विद्यालय मानक स्तर पर आता है और वहां पठन पाठन की संस्कृति पनपती है। किसी भी घटक के अभाव या असंतुलन के कारण संपूर्ण संस्कृति प्रभावित हो सकती है या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, कि विद्यालय की संस्कृति और संगठनात्मक पहलू एक जटिल कॉम्प्लेक्स है। ये बिल्कुल सही है। विभिन्न घटकों के समावेशन से ही विद्यालय मानक स्तर पर आता है, वहां पठन पाठन की संस्कृति पनपती है। विद्यालय के जो घटक हैं, विद्यालय के जो अंग हैं, चाहे वो प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, गैर शैक्षणिक माने जो स्टाफ कहिए, सहयोगी कर्मी, सफाई कर्मी, रसोइया, नाइट गार्ड, ये सब जो भी हैं सभी के समावेशन से ही, सभी के सहयोग से ही विद्यालय मानक स्तर पर आता है, एक लेवल पर आता है और वहां पठन पाठन की संस्कृति पनपती है सभी के सहयोग से और सकारात्मक सहयोग से, नकारात्मक सहयोग से नहीं। जिस विद्यालय में विद्यालय के जो स्टाफ होते हैं, सहयोगी कर्मी हैं, वो आपस में अगर सामंजस्य नहीं है, शांति का माहौल नहीं है, एक दूसरे के प्रति मदद की अगर भावना नहीं है, तो वैसे जगहों में पठन पाठन की संस्कृति सही ढंग से नहीं पनप पाती है, वहां कलह हमेशा होते रहता है। किसी भी घटक के अभाव या असंतुलन के कारण, देखिए वही बात है, संपूर्ण संस्कृति प्रभावित हो सकती है। देखिए हम शिक्षक हैं, हमारा काम सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, हमारा काम संस्कृति का निर्माण करना है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसी संस्कृति को जन्म देने जा रहे हैं। इसलिए शिक्षक का दायित्व, प्राचार्य का दायित्व या जो भी विद्यालय के अंग हैं, उन सबों का जो दायित्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय के आवश्यक अवयव, विद्यालय के आवश्यक अवयव या अंग निम्न में से कौन सा है? भवन और आनंददायी कक्ष,
शिक्षक, प्राचार्य और शिक्षकेतर कर्मी, पुस्तकालय और प्रयोगशाला, खेल सामग्री और मैदान, उपरोक्त सभी। तो देखिए विद्यालय के ये सभी अंग हैं, सभी अवयव हैं, वो क्या क्या हैं? भवन और आनंददायी कक्ष, शिक्षक, प्राचार्य और शिक्षकेतर कर्मी, पुस्तकालय और प्रयोगशाला, खेल सामग्री और मैदान। प्रयोगशाला क्या है? जहां की बच्चे प्रयोग करके देखते हैं, अपना अनुभव से सीखते हैं, करके सीखते हैं। और प्रयोगशाला सिर्फ विज्ञान विषय के लिए ही नहीं होता है, प्रयोगशाला भाषा से संबंधित विषय, पर्यावरण से संबंधित विषय के लिए भी होता है। आगे है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। प्राचार्य एवं उनके क्रियाकलाप, उनकी सोच संपूर्ण विद्यालयी कार्य संस्कृति की धुरी है। एक अच्छा प्राचार्य अपने सकारात्मक नजरिए से सबका सहयोग प्राप्त करता है और विद्यालय में नई ऊंचाई को देता है। विद्यालय का विकास अच्छे नेतृत्व पर निर्भर करता है। उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा। हम लोगों को प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य अपने आप को मान करके और आज का ये क्लास को करिए। प्राचार्य एवं उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, उनकी सोच संपूर्ण विद्यालय कार्य संस्कृति की क्या होती है? धुरी होती है। समझिए कि प्राचार्य का महत्व कितना है। एक अच्छा प्राचार्य अपने सकारात्मक नजरिए से सबका सहयोग प्राप्त कर सकता है और विद्यालय में नई ऊंचाई भी दे सकता है। प्राचार्य का यह कर्तव्य होता है कि अपने सारे कर्मी को, सहकर्मी को, साथ कार्य करने वाले को साथ लेकर के चलें, उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, उनके सुख और दुख की भी चिंता करें, उनकी भावना से जुड़ें, उनकी भावना से अवगत हों, भावनात्मक रूप से बिल्कुल क्या हों, उनके परिवार के सदस्य बने। कारण विद्यालय के आवर में, विद्यालय में जो भी स्टाफ हैं वो सारे क्या हैं? अपने परिवार के अंग हैं। उनके हमेशा सुख और दुख की चिंता सभी को करनी चाहिए, तभी वहां पर एक अच्छा माहौल बन सकेगा। विद्यालय का विकास अच्छे नेतृत्व पर निर्भर करता है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसमें विद्यालय मानक स्तर की ओर जाता है? निम्न में से किसमें विद्यालय मानक स्तर की ओर जाता है? शिक्षकों का पर्याप्त समय में, शिक्षकों के आपसी सहयोग और समन्वय से, या फिर सृजनात्मकता में, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। कि देखिए शिक्षकों का पर्याप्त समय में, शिक्षकों के आपसी सहयोग और समन्वय में, सृजनात्मकता में, यानी विद्यालय मानक स्तर की ओर बढ़ता है, जाता है। आगे है कि निम्न में से किसको बढ़ाने के लिए, निम्न में से किसको बढ़ाने के लिए विद्यालय शिक्षा समितियों के गठन पर विशेष बल दिया जाता है, जो विद्यालय के रखरखाव व प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाती है। तो वो है विकेंद्रीकरण, सामुदायिक सहभागिता, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों। विकेंद्रीकरण और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन पर विशेष बल दिया जाता है। आखिर विद्यालय शिक्षा समिति VSS का गठन जो विद्यालय में किया जाता है वो क्यों किया जाता है? तो विकेंद्रीकरण और सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए। जो विद्यालय, आखिर विद्यालय शिक्षा समिति का क्या कार्य है?
तो विद्यालय के रखरखाव और प्रबंधन में अपनी बड़ी भूमिका निभाती है। चलिए आगे है कि विद्यालय शिक्षा समिति VSS के क्या कार्य हैं। VSS का कार्य विद्यालय में दी जा रही शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना है। VSS को विद्यालयों के दैनिक कार्यों की देखरेख करने का अधिकार है। VSS विद्यालय में आवश्यकतानुरूप विभिन्न योजनाओं व प्रबंधन व्यवस्था से जुड़े होते हैं। VSS प्रबंध समिति होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये VSS का कार्य है, हम सभी जानते भी हैं। VSS का कार्य विद्यालय में दी जा रही शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना है। VSS को विद्यालय के दैनिक कार्यों की देखरेख करने का अधिकार है। वो आकर के जांच सकता है, एक निरीक्षक की भूमिका में विद्यालय का वह निरीक्षण कर सकता है कि पाठचर्या का सही तरह से अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं, पाठचर्या का निर्धारण सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय सारणी का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विद्यालय कक्ष में जाकर के शिक्षण अधिगम का कार्य सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। इसके बाद इसके साथ साथ विद्यालय में आवश्यकता अनुरूप विभिन्न योजनाओं और फिर उसका मैनेजमेंट प्रबंधन व्यवस्था से भी वो जुड़े होते हैं। कौन सी राशि आया, उस राशि से विद्यालय का कौन से भाग का विकास किया गया और वो सही तरीके से उस राशि का खर्च किया गया या नहीं किया गया। और वो प्रबंध समिति होता है, इसी से समझिए ना, प्रबंध समिति होता है, प्रबंधन का जिम्मा उसके हाथ में होता है। यानी ये सभी कार्य VSS के हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति के हैं, विद्यालय शिक्षा समिति के हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के जरिए हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए पहले ही हम VBI लिख रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार में भी बिहार राज्य मुफ्त अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2010 बनाई गई। इस नियमावली के किस भाग में विद्यालय शिक्षा समिति की व्यवस्था की गई है। VSS का गठन की बात की गई है। पहले प्रश्न को और ढंग से हम लोग पहले समझेंगे, फिर आंसर पर जाएंगे। ये पहले जानिए कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए 6 से 14 वर्ष को देने के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको RTE कहते हैं, ये अगस्त 2009 में क्या हुआ, पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसको क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, यहां पर पारित किया गया और इस डेट में लागू किया गया। पूरे देश भर की बात है। इसी आलोक में बिहार राज्य में क्या किया गया कि बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2010 लाई गई बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, कि बिहार में भी RTE 2009 का अनुपालन सही तरीके से हो। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाए। अब आइए, ये जो नियम लाया गया बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2010, अब यहां पर प्रश्न है कि इस नियमावली के अंतर्गत किस भाग में
विद्यालय शिक्षा समिति की व्यवस्था की गई है, VSS की व्यवस्था की गई है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में। तो सही आंसर होगा भाग 5 में VSS के गठन की बात कही गई है, विद्यालय शिक्षा समिति की बात कही गई है। किस नियमावली के तहत? बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2010 के भाग 5 में विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी VSS के गठन की बात कही गई है और विद्यालय VSS के क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या कार्य दिए गए हैं, उनकी क्या महत्ता है, इन सारी बातों पर चर्चा भाग 5 में की गई है। आगे है कि विद्यालय शिक्षा समिति का कितने वर्ष पर पुनर्गठन किया जाता है, यानी कि विद्यालय शिक्षा समिति का कार्यकाल क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का है। ये बिहार राज्य अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अधिनियम जो 2010 लाया गया, जिसके भाग 5 में जो वर्णित है, हम उसके आधार पर कह रहे हैं। वर्तमान में देखा जाता है किसी किसी विद्यालय में या कहीं पर किसी किसी जिले में 3 वर्ष पर भी VSS का चयन होता है, लेकिन जो आपका बिहार राज्य अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अधिनियम 2010 के भाग 5 में जो वर्णित है उसमें 2 वर्ष की चर्चा की गई है। यहां पर क्लियर हो लीजिए। ये हो गया। चलिए अब आइए कि प्रबंध समिति, शिक्षा समिति, विद्यालय शिक्षा समिति के कुल सदस्यों में से कितना प्रतिशत सदस्य बच्चों के माता पिता यानी अभिभावक होते हैं? 50%, 75%, 100%, ये 25%, फिर लास्ट में 75% है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 75%। यानी कि प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में से 75% सदस्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक होंगे। आगे बढ़ते हैं कि प्रबंधन समिति अपनी सामान्य गतिविधियों के अलावे निम्न में से कौन सा गतिविधि को भी संचालित करती है? सामान्य जो गतिविधि है उसके अलावे भी वह कौन से कार्य को करती है? प्रबंधन समिति को यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ से दबे हुए तो नहीं हैं। नामांकित सभी बच्चे की लगातार उपस्थिति को सुनिश्चित करना, MDM की स्थिति की निगरानी करना, एक वार्षिक आय व्यय का लेखा या बजट तैयार करना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य प्रबंधन समिति या शिक्षा समिति अपनी सामान्य गतिविधियों के अलावे भी संचालित करती है। क्या है? तो यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ से दबे हुए तो नहीं है। अगर शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य के बोझ से दबे रहेंगे तो उस स्थिति में वो बच्चों को शिक्षण अधिगम का कार्य नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे। नामांकित सभी बच्चे की लगातार उपस्थिति को सुनिश्चित करना है ना, कि जो भी नामांकित बच्चे हैं वो बच्चा विद्यालय सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है। अभी तो देखा जाता है कि लोग विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य बन जाते हैं, अध्यक्ष सचिव बन जाते हैं और बस उनका काम खत्म हो गया। तो खैर वो सही नहीं है। विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को भी
अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि उन्हीं को नुकसान भी है। अभी हम लोग जाने कि 75% जो सदस्य होते हैं वो अपने बच्चे के ही अभिभावक होते हैं, बच्चे के ही माता पिता होते हैं, इसलिए उनका जिम्मेवारी और बढ़ जाता है। चलिए, एमडीएम की स्थिति का निगरानी करना कि वो सही और गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। एक वार्षिक आय व्यय का लेखा या बजट तैयार करना कि विद्यालय में कितना राशि उपलब्ध किया गया और उसमें से कितना खर्च किया गया, किस मद में कितना खर्च किया गया, है ना, वो सारा आय व्यय का ब्यौरा तैयार करना, ये सारा काम प्रबंधन समिति का है, विद्यालय शिक्षा समिति का है, वीएसएस का है। ये अभी हम लोग देख लिए थे। चलिए अब आते हैं इस पर कि विद्यालय में निम्न में से किस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए अभिभावक शिक्षक संघ का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, ये भी जो संघ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभिभावक शिक्षक संघ। तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्यालय में शिक्षा की स्थिति की वास्तविकता के लिए, विद्यालय में होने वाले कार्यों की सार्थकता के लिए, शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए, या फिर उपरोक्त सभी विषय के लिए। तो आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी विषय के लिए, क्योंकि विद्यालय में जो है ये सभी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए अभिभावक शिक्षक संघ का प्रयोग किया जा सकता है। वो विषय क्या क्या है? तो विद्यालय में शिक्षा की स्थिति की वास्तविकता के लिए इस पर विचार विमर्श हो कि किस प्रकार से विद्यालय में क्या शिक्षा की स्थिति है, अगर सही है तो और अच्छा कैसे किया जा सकता है, अगर सही नहीं है तो सही करने के लिए क्या किया जा सकता है, विद्यालय में होने वाले कार्यों की सार्थकता के लिए, शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए, इन सभी विषयों के पर विचार विमर्श करने के लिए अभिभावक शिक्षक संघ का प्रयोग विद्यालय में किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिभावक शिक्षक संघ के प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? अभिभावक शिक्षक संघ का प्रमुख कार्य क्या है? विचार विमर्श करना, विद्यालय की आवश्यकताओं में सहयोग करना, विद्यालय में निर्णय लेने में सहभागिता अपनी सुनिश्चित करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अभिभावक शिक्षक संघ का जो कार्य है वो विचार विमर्श करना है, समन्वय स्थापित करना है कि कौन सा कार्य किस प्रकार से किया जाना चाहिए, विद्यालय की आवश्यकताओं में सहयोग करना चाहिए, विद्यालय में लिए गए निर्णय में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। तब जाकर के क्या होगा, विद्यालय का जो शिक्षण अधिगम का जो माहौल है, वातावरण है, बच्चे का जो सर्वांगीण विकास कहिए कुल मिलाकर के, वो संभव हो पाएगा। आगे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, पहले ही हम वीवीआई कर देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1993 में संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्राम, तालुका और जिला, तालुका मतलब होता है प्रखंड, ब्लॉक, जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को स्थापित किया गया, जिसके मूल, जिसके जड़ उद्देश्य जनता को स्थानीय विकास और प्रशासन में अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर प्रदान करना है। ये संविधान के किस संशोधन में किया गया? तो ये 71वां संशोधन, 72वां या फिर 73वां या 74वां, तो ये 73rd संविधान संशोधन में, 73वां संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया। कारण पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षा को जोड़ना है, सबसे निचले पायदान और अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाना है। इस उद्देश्य से
पंचायती राज प्रणाली को स्थापित किया गया 1993 में संविधान के 73वां संशोधन के द्वारा। हम लोग ये भी एक जानकारी ले लें कि पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कब हुआ? 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में। और वहाँ भी महात्मा गांधी के सपनों को कि लोकल बॉडी, स्थानीय स्वशासन के द्वारा बहुत सारे लाभकारी योजनाओं और विषयों को उसके अंतर्गत क्रियान्वित करने का जो उनका उद्देश्य था, उसकी पूर्ति के लिए ये किया गया था। आज भी हालांकि पूरी तरीके से पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके द्वारा सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया गया है और आगे किया जाए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हो सके। विद्यालय के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इसके सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करना निम्न में क्या कहलाता है? बड़ा ही देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, कि विद्यालय के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इसके सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करना क्या कहलाता है? विद्यालय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, विद्यालय प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा विद्यालय प्रबंधन। ये विद्यालय प्रबंधन की एक तरह से कहिए परिभाषा ही है कि विद्यालय के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इसके सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करना ही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है, स्कूल मैनेजमेंट का कहलाता है। आगे है, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? विद्यालय में दैनिक गतिविधियों की शुरुआत चेतना सत्र से करना, सीखने के साथ साथ खेलकूद तथा अन्य कार्यकलापों के विद्यालयी गतिविधियों में सम्मिलित करना, साप्ताहिक योजना बनाना या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो विद्यालय में दैनिक गतिविधियों की शुरुआत चेतना सत्र से करना। चेतना सत्र जितना प्रभावी होगा उतने ही अच्छे तरीके से क्या होगा? विद्यालय में शिक्षण अधिगम का भी कार्य होगा। सीखने के साथ साथ खेलकूद तथा अन्य कार्यकलापों के विद्यालयी गतिविधियों में सम्मिलित करना, साप्ताहिक योजना बनाना, अगले एक सप्ताह में किस प्रकार का कार्य हो, क्या करना है, किस तरह से बच्चों को सिखाना है, किस तरह से कक्ष का संचालन होना है, किस तरह से बच्चों को खेल गतिविधि में अनुलग्न करना है ना, ये सब कार्य किया जाता है विद्यालय प्रबंधन के द्वारा। अब आइए, निम्न में से किसका व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल करने पर विद्यालय में शैक्षिक विकास को गति मिलती है? विद्यालय भवन का, खेल का मैदान का, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय का या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी का व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल करने पर विद्यालय में शैक्षिक विकास को गति मिलती है। वो विद्यालय भवन का सही से व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल करिए, खेल के मैदान का व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल कीजिए, प्रयोगशाला का व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल कीजिए या फिर पुस्तकालय का व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल करिए। निम्न में से किसके सम्मिलित प्रयास से
उत्तम शैक्षिक विकास हो सकता है? निम्न में से किसके सम्मिलित प्रयास से उत्तम शैक्षिक विकास हो सकता है? विद्यालय, समुदाय, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों, यानी विद्यालय और समुदाय के सम्मिलित प्रयास से ही उत्तम शैक्षिक विकास हो सकता है। आगे है कि विद्यालय प्रबंधन की जरूरत निम्न में से किसके लिए होती है? विद्यालय प्रबंधन की जरूरत निम्न में से किसके लिए होती है? विद्यालय में नयापन लाने के लिए, विद्यालय के माहौल में बदलाव लाने के लिए, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी विद्यालय प्रबंधन की जो जरूरत होती है वो विद्यालय में नयापन लाने के लिए, कहिए नवाचार लाने के लिए, है ना, विद्यालय के माहौल में बदलाव लाने के लिए, दोनों। आगे है कि विद्यालयों के कार्यों का प्रबंधन को कौन निरूपित करता है? संरचनात्मक भूमिका, योजना निर्माण, फिर बजटिंग एवं संसाधन, या फिर संगठन, फिर समन्वय, योजना निर्माण, बजटिंग एवं संसाधन, या संरचनात्मक भूमिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो सही होगा जवाब वो ए नंबर होगा। विद्यालयों के कार्यों का जो प्रबंधन है उसको कौन निरूपित करता है? सबसे पहले संरचनात्मक भूमिका। संरचनात्मक भूमिका मतलब इसके तहत भवन निर्माण, भवन का सही तरीके से उपयोग करिए, आनंददायी कक्ष बनाइए, फिर योजना बनाइए कि करना क्या है, करने से पहले सोचना यानी कि योजना बनाना, और फिर बजटिंग कीजिए, कितना बजट उसका लेखा जोखा तैयार कीजिए, इसमें लगेगा कितना, और उसके लिए संसाधन को जुटाइए। तब क्या होगा? विद्यालयों का कार्य प्रबंधन ये तीनों मिला करके होगा। आइए आगे देखते हैं कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। विद्यालय प्रबंधन विभिन्न सदस्यों, उद्देश्यों व अधिकारों से युक्त एक इकाई है जो विद्यालय के कार्यों का संचालन करती है। विद्यालय प्रबंधन के प्रत्येक सदस्य कुछ निर्धारित कार्य सबके होते हैं जो औपचारिक तौर पर विद्यालय से जुड़े होते हैं, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों। ये जो प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन से रिलेटेड है कि विद्यालय प्रबंधन की महत्ता से और विशेषता से रिलेटेड है। तो क्या है? तो विद्यालय प्रबंधन विभिन्न सदस्यों, उसके उद्देश्यों और अधिकारों से युक्त एक इकाई है, यूनिट है। विद्यालय प्रबंधन क्या है? एक इकाई है जो विद्यालय के कार्यों का क्या करती है? संचालन करने का कार्य करती है। विद्यालय प्रबंधन के प्रत्येक सदस्य के कुछ निर्धारित कार्य होते हैं, चाहे वो प्राचार्य महोदय हों, शिक्षक वृंद हों, या फिर विद्यार्थीगण हों, सबों का निर्धारित कार्य है। और जब वे औपचारिक तौर पर क्या होते हैं? विद्यालय से जुड़े होते हैं। इसलिए सही आंसर होगा ए और बी दोनों। विद्यालय प्रबंधन की संरचना के तत्व निम्न में से कौन से हैं? तो विद्यालय प्रबंधन की संरचना के तत्व भवन हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, समुदाय हैं, स्थानीय प्रशासनिक संस्था हैं, या उपरोक्त सभी हैं? सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि ये जानिए कि विद्यालय प्रबंधन की संरचना के 5 तत्व हैं। कितना तत्व है? 5 तत्व है। और वो 5 तत्व कौन है? पहला भवन, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा शिक्षक, चौथा समुदाय, और 5वां है
स्थानीय प्रशासनिक संस्था। ये 5 जो है वो विद्यालय प्रबंधन की संरचना के तत्व हैं। हर तरह की जानकारी लीजिए जो भी टॉपिक के अंदर समाहित किया गया है। आइए अगला जो है प्रश्न वो है कि निम्न में से किसे केंद्र में रखकर विद्यालय में के समस्त शैक्षिक प्रयासों जैसे पाठ्यक्रम का निर्धारण, विद्यालय भवन की स्थापना, योग्य शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं आदि का संगठन किया जाता है। किसको केंद्र में रखकर, किसके लिए? शिक्षक के लिए यह सब काम किया जाता है, विद्यार्थी के लिए किया जाता है, समुदाय के लिए किया जाता है या राष्ट्र के लिए किया जाता है? किसको केंद्र में रखकर? विद्यार्थी को केंद्र में रख करके। हमेशा याद रखिएगा, विद्यार्थी केंद्रित, यानी कि बच्चे को केंद्र में रख करके ही हम लोगों को आंसर करना है। यानी विद्यार्थी को केंद्र में रख करके विद्यालय के समस्त शैक्षिक प्रयासों जैसे पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, विद्यालय भवन की स्थापना करना, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करना, शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम करवाना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना आदि जो संगठन किया जाता है वो किसके लिए? शिक्षा विद्यार्थी के लिए। आगे है कि प्रत्येक शैक्षिक संस्था के प्रधान का, देखिए शैक्षिक संस्था के प्रधान यानी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, जिसको बनने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रमुख दायित्व विद्यालय के लिए योजना निर्माण करना होता है। क्या काम होता है? योजना निर्माण करना, प्लान बनाना तथा अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को वर्ष भर के लिए नियोजित करना पड़ता है। जो निम्न में से कौन सा कार्य है, यानी एक तरह से कहिए कि प्राचार्य का, प्रधानाध्यापक का कार्य कौन कौन सा है, उसके लिए योजना बनाने के लिए, योजना निर्माण के लिए। तो सत्र शुरू होने से पहले बच्चों के नामांकन के संबंध में निर्णय लेना, फर्नीचर, अन्य साज सज्जा, पुस्तकालय में पुस्तकों आदि की उपलब्धता है या नहीं, रजिस्टरों तथा फाइलों आदि का प्रबंध कर लेना, विद्यालय संगठन को सुचारू रूप से चलाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि योजना निर्माण करना सबसे बड़ा कर्तव्य है और इस अपने कर्तव्यों और दायित्वों को हर एक वर्ष प्राचार्य को निर्धारित करना पड़ता है और करना पड़ता है। तो इसके लिए उनको क्या क्या इसके अंतर्गत काम करना पड़ता है? सेशन शुरू होने से पहले बच्चों के नामांकन के संबंध में निर्णय लेना कि कौन से वर्ग के बच्चों का नामांकन लेना और किस परिस्थिति में लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है। फर्नीचर, टेबल, बेंच, कुर्सी, डेस्क जो भी है, अन्य साज सज्जा, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या आदि की उपलब्धता है या नहीं, रजिस्टर तथा फाइलों आदि का प्रबंधन करना, विद्यालय संगठन को सुचारू रूप से चलाना, ये सारा काम किसका है? प्राचार्य का है, प्रधान शिक्षक का है, प्रधानाध्यापक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कार्यों के कुशलता पूर्वक संचालन के लिए प्रधानाध्यापक में निम्न में से कौन सा गुण होना अपेक्षित है? देखिए सारा प्रश्न किस पर केंद्रित है? प्राचार्य पर केंद्रित है, इसलिए ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी घुमा फिरा के प्रश्न रहेगा, सजग होकर के हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। यानी कि एक तरह से कहिए प्राचार्य की योग्यता से संबंधित ये प्रश्न है। उत्तम स्वास्थ्य, उच्च चरित्र, प्रभावशाली व्यक्तित्व, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, आशावादी दृष्टिकोण, नेतृत्व गुण, समायोजन शक्ति तथा व्यावसायिक ज्ञान, उपरोक्त सभी।
तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक प्राचार्य बनने के लिए उत्तम स्वास्थ्य और उच्च चरित्र का होना जरूरी है। प्रभावशाली व्यक्तित्व और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। आशावादी दृष्टिकोण और नेतृत्व गुण होना चाहिए। प्राचार्य ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जिसमें समायोजन शक्ति और व्यावसायिक ज्ञान हो, है ना। तो हम लोगों को भी ये परखना है कि इतना सारा गुण से संपन्न हम लोग हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल हैं, सारे साथी हैं, जोर लगा दीजिए। चलिए, कार्य संस्कृति एक अवधारणा है जो निम्न में से किसका अध्ययन करती है। कार्य संस्कृति के बारे में किसका अध्ययन करती है? विश्वास, विचार तथा प्रक्रिया का, शिक्षकों का दृष्टिकोण का, शैक्षिक संगठन की विचारधारा और सिद्धांतों का, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कार्य संस्कृति एक अवधारणा है जो विश्वास, विचार तथा प्रक्रिया, शिक्षकों का दृष्टिकोण, शैक्षिक संगठन की विचारधारा और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से कौन एक संगठन और उसके कर्मचारियों में गुणों का एक संयोजन है जो साधारणतः सोचने एवं कार्य करने हेतु उपयुक्त तरीके से उत्पन्न होती है? कार्य संस्कृति, कार्य, व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कार्य संस्कृति। कार्य संस्कृति एक संगठन और उसके कर्मचारियों में गुणों का एक संयोजन है जो साधारणतः सोचने एवं कार्य करने हेतु उपयुक्त तरीकों से उत्पन्न होती है ना। कार्य संस्कृति के विषय में जानकारी लिए, कार्य संस्कृति की परिभाषा ही जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय अनुशासन से तात्पर्य ऐसे आंतरिक तथा बाह्य अनुशासन से लिया जाता है जो निम्न में से कौन सा मूल्य का विकास करता है? देखिए, विद्यालय अनुशासन सिर्फ अनुशासन है, इसको देख लीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो अनुशासन का मतलब क्या होता है? अनुशासन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सीखना या आज्ञा पालन। क्या होता है? आज्ञा पालन। अब अनुशासन से रिलेटेड प्रश्न है कि विद्यालय अनुशासन से तात्पर्य ऐसे आंतरिक तथा बाह्य अनुशासन से लिया जाता है जो निम्न में से कौन सा मूल्य का विकास करता है? शारीरिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, कि विद्यालय अनुशासन से तात्पर्य ऐसे आंतरिक तथा बाह्य अनुशासन से लिया जाता है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक मूल्यों का विकास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोकतंत्रीय समाज में बालकों एवं बालिकाओं को जीवन के लिए तैयार करना निम्न में से क्या कहलाता है? अनुशासन, संस्कार, शिक्षा, संस्कृति। तो अनुशासन की एक तरह से परिभाषा है कि लोकतंत्री समाज में बालकों एवं बालिकाओं को जीवन के लिए तैयार करना, ऐसे गुणों का उसमें समाविष्ट करा देना जो समाज को स्वीकार्य हो, समाज उसको सही कहता हो, ऐसे गुणों का प्रविष्ट करा देना जो जीवन के लिए वो तैयार होता है, जीवन जीने के लिए तैयार होता है, आगे के जीवन में उसको कभी कोई परेशानी नहीं होती अपने व्यवहार से रिलेटेड। तो ऐसे इसको ही क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय
अनुशासन, क्या है प्रश्न कि विद्यालय अनुशासन के अंतर्गत व्यक्ति में अनुशासन के कौन सा तत्व आता है? अंतः प्रेरणा, आत्मनियंत्रण की शक्ति, समाज सम्मत आचरण करना या फिर उपरोक्त तीनों। तो देखिए सही जो आंसर होगा वो उपरोक्त तीनों। ये जो तीनों तत्व हैं, अंतः प्रेरणा, आत्मनियंत्रण की शक्ति और समाज सम्मत आचरण, ये विद्यालय अनुशासन के अंतर्गत अनुशासन के तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक शिक्षक को विद्यालय में उत्तम अनुशासन स्थापित करने हेतु क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को विद्यालय में उत्तम अनुशासन स्थापित करने हेतु क्या करना चाहिए? बच्चों को अनुशासन के महत्व के विषय में अवगत कराना चाहिए। विद्यालय में विभिन्न रचनात्मक कार्यों का स्थान देना चाहिए। दंड का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। विद्यालय के वातावरण को सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनाना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। हम एक शिक्षक हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि विद्यालय में उत्तम अनुशासन की स्थापना हो और इसके लिए हमें बच्चों को अनुशासन के महत्व के विषय में अवगत कराना चाहिए। विद्यालय में विभिन्न रचनात्मक कार्यों का स्थान देना चाहिए। दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। विद्यालय के वातावरण को सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनाना चाहिए। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय में समय सारणी का महत्व निम्न में से कौन सा है? विद्यालय में एक समय सारणी होता है ना, तो समय सारणी का महत्व निम्न में से कौन सा है? समय सारणी से विद्यालय के कार्यक्रम का ज्ञान होता है। समय सारणी द्वारा विद्यालय के सभी भौतिक और मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग होता है। समय सारणी से छात्रों में नैतिक गुणों का विकास होता है या फिर उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि समय सारणी से ही विद्यालय के कार्यक्रमों का ज्ञान होता है। हम लोग 9 बजे विद्यालय जाते हैं, 9 बजे से पहले पहुंचते हैं, किसके चलते? समय सारणी है। समय निर्धारित किया गया है कि हमें 9 बजे वहां पहुंचना, 9 बजे से पूर्व पहुंचना, क्योंकि 9 बजे से हम लोग को का पाठचर्या प्रारंभ होता है। समय सारणी द्वारा विद्यालय के सभी भौतिक और मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग होता है। समय सारणी से छात्रों में नैतिक गुणों का विकास होता है। ये एक तरह से कहिए तो समय सारणी की महत्ता विशेषता से संबंधित प्रश्न है। हर तरह के प्रश्न से आप रूबरू हों, आपका रिवीजन हो, ये हमारा उद्देश्य है। आगे है, चलिए तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि उससे हम ऊर्जान्वित हों। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। जो लोग चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।